रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वेलकम टू कॉस्मोस फ़िज़िक्स। आज हमारी वीडियो है जी मैकेनिक्स ऑफ द पार्टिकल के मुतालिक। ये क्लासिकल मैकेनिक्स जो है स्टार्ट होती है, उसका जो फर्स्ट जो हम सर्वे करते हैं पार्टिकल्स के ऊपर, एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स के ऊपर, तो ये वीडियो उससे मुतालिक है। तो हम देखेंगे कि आज हम मैकेनिक्स ऑफ द पार्टिकल में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग इसको जो स्टार्ट लेते हैं हमेशा से वो पोजीशन वेक्टर से लेते हैं। इफ़ आर इज़ द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को शो करने वाला जो वेक्टर होता है उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। आप लेंगे यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम, और ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है इसमें हमेशा हमारे पास जो होती है जी नेट फोर्स 0 के बराबर होती है। और अगर आपके पास नेट फोर्स 0 के बराबर है तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन भी आपके पास क्या होगी, 0 होगी। और ये फ्रेम जो है, या तो इस फ्रेम में बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है। ठीक है। और साथ में ये होगा, या तो बॉडी जो है वो एट द रेस्ट होगी, या वो क्या करेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी। तो हमने क्या कौन सा वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो कंसिडर करना है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। इफ़ आर इज़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी बॉडी मूविंग इन सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ inertial frame of reference, as the radius vector is mechanical property of the body, it depends upon the time। और जब ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम जिस वक्त हम लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह की शेप में लिखते हैं, डी बाई डी टी ऑफ आर। और इसको हम लिख सकते हैं आर डॉट भी लिख सकते हैं। आर डॉट का मतलब जो है ये डी बाई डी टी, ये इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा। और इसको हम जो कहते हैं वी से भी शो कर सकते हैं। और वी आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये जो हमारे पास क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। अब ये जो इसमें जो चेंज आ रहा है ये इसके मैग्नीट्यूड की वजह से भी आ सकता है, वेलोसिटी, और उसकी डायरेक्शन की वजह से भी आ सकता है। ठीक है। और इसको फिर किस तरह से लिखेंगे, वी वेक्टर को हम फिर लिखेंगे इसके सबस्क्रिप्ट में हम छोटा सा टी डाल देंगे, क्योंकि ये टाइम के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है। ये टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम फिर किस तरह से लिखेंगे, वी इज़ इक्वल टू वी ऑफ वी टी। ठीक है, वी ऑफ टी। ठीक है। सो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम जिस टाइम पे इसको लिखेंगे तो आपके पास फिर एक और क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं। उस वक्त अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी के में चेंज आ रहा है, मतलब उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है या उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो फिर वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, उसमें चेंज आएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, या जो रेट हम कहते हैं, इसका मतलब ही ये होता है कि कोई भी क्वांटिटी आपके पास क्या हो रही है, टाइम के ऊपर जो है डिवाइड हो रही है, और टाइम के मुताबिक उसके अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो ये आएगा जी आपके पास, इसको फिर हम किस तरह से लिखेंगे, उसी तरह से डी बाई डी टी ऑफ वी, और फिर इसको हम वी डॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। ठीक है। और इस क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं, एक्सेलरेशन का। ठीक हो गया। नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है वो किसके बराबर होती है, एफ इज़ इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये एफ जो है ये क्या है, फोर्स है, और ये अगेन क्या है जी, मैकेनिकल क्वांटिटी है। ठीक हो गया। तो अब ये जो मेरे पास एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये हम जानते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ
v है, ठीक हो गया। इसको हम v डॉट भी लिख सकते हैं। अब v डॉट जो है वो आगे से क्या है, v हमारे पास किसके बराबर है, d बाई डी टी ऑफ r, मतलब r डॉट, ठीक। तो ये जो हमारे पास r का हमने जब पहले डेरिवेटिव लिया था तो हमें v मिल गया था, फिर v का डेरिवेटिव लिया था तो हमें एक्सेलरेशन मिल गई थी। तो अगर हम r का डबल डॉट ले लें, मतलब r को एक मरतबा हमने जो है उसका डेरिवेटिव लिया, उस डेरिवेटिव का फिर उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव लिया, तो फिर अब हमारे पास उस वक्त एक्सेलरेशन बनती है। तो फिर हम a को लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू r डबल डॉट, ठीक हो गया। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन है न्यूटन सेकंड लॉ की, F इज़ इक्वल टू एम ए, तो इसमें मैं फिर एक ही जगह क्या लिख सकती हूँ, एफ एम इंटू आर डबल डॉट, ये इस तरीके से भी लिखी जा सकती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर ये आपके पास किस तरह से होगा, F इज़ इक्वल टू एम ए एम आर डबल डॉट, या फिर इसको हम इस तरह से लिखेंगे एम, ये मैथ्स तो आपके पास कांस्टेंट है, इसको तो इस तरह साइड पे हम लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या होगा जी, डी इंटू आर डॉट बाई डी टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर ये आर डॉट आपके पास फिर किसके बराबर होगा, वी के बराबर होगा, तो एम इंटू डी वी बाई डी टी। तो ये आपके पास जो है ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक ही चीज़ को लिखने का जो है वो यहाँ पे बता रही हूँ मैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है जी, फोर्स, हम ये भी जानते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है। F इज़ इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी, और ये इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ पी, ये आपके पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो फिर इसको फिर हम और किस तरह से लिख सकते हैं, ये जो मोमेंटम है, ये देखें ये इस तरह से आ जाएगा, डी बाई डी टी एम इंटू वी हो गया। और एम वी हम जानते हैं कि हमारे पास मोमेंटम, ये क्वांटिटी जो है ये मोमेंटम होती है। तो फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो फिर ये फोर्स मेरे पास फिर आ जाएगी पी डॉट के बराबर आ जाएगी, ठीक है, मतलब मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो आ जाएगा। अच्छा जी, अब मतलब हमारे पास अगर फोर्स ज़ीरो आ रही है तो फिर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम भी ज़ीरो, फिर ज़ीरो आपके पास आ जाएगा। तो फिर क्या आएगा जी, पी डॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और इसको जिस टाइम पे हम इंटीग्रेट करेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी लिख सकते हैं ना इसको, पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यूँ इस तरह से। तो फिर ये क्या आ जाएगा, पी इंटू डी, ज़ीरो इंटू डी टी, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आपके पास जो लास्ट में बचेगा वो क्या होगा, ज़ीरो का इंटीग्रल हमेशा आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम कांस्टेंट आ जाएगा। सो द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कांस्टेंट। अच्छा, ये जो F इज़ इक्वल टू ज़ीरो हमने यहाँ पे लिया है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो क्या है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसमें किसी किस्म की कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही होती है। सिस्टम की एक ख़ास बाउंड्री होती है, उसके अंदर अंदर जो है वो उसके ऊपर जो है इंटरनल फोर्सेस लग रही होती हैं, लेकिन उसके ऊपर बाहर से किसी किस्म की कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती है। आइसोलेटेड सिस्टम को हम डिफ़ाइन कर देते हैं यहाँ पे। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम ऑन विच the system upon which no external forces are acted
अपॉन, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर ये जो हमारे पास जो डिफाइन हो गया है एक आइसोलेटेड सिस्टम, और आइसोलेटेड सिस्टम में आपके पास क्या होता है, मोमेंटम कांस्टेंट होता है, क्योंकि उसमें फोर्स जो है आपके पास क्या हो रही है, क्या है, ज़ीरो है। तो ये जो आपके पास ये आपके पास जो थ्योरम है लीनियर मोमेंटम का, इसको फिर हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब आपके पास जो मोमेंटम है वो क्या है, थ्रू आउट टाइम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आपके पास वही बात होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इसको कहा जाता है। इसमें आपके पास क्या है, मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, पोजीशन वेक्टर के साथ तब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी क्वांटिटी डिफाइन होती है। नाउ टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। तो यहाँ पर एक और क्वांटिटी हम डिफाइन करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे एल के साथ, और ये आपके पास जो फिज़िकल क्वांटिटी है अनदर, इसको हम नाम देते हैं एंगुलर मोमेंटम का। इसको हम नाम देते हैं एंगुलर मोमेंटम का। अच्छा जी, हेयर द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्डर, हम ये भी जानते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें जो वेक्टर का ऑर्डर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें उसकी जो जगह होती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास जाएगा, नाउ वी डिफाइन द मोमेंट ऑफ द फोर्स। अब ये जो मोमेंट ऑफ द फोर्स है इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ द फोर्स हमारे पास एक क्वांटिटी होती है, उसको हम नाम देते हैं टार्क का, ठीक है। और यहाँ पे हम टार्क को शो करेंगे कैपिटल एन के साथ। मोमेंट ऑफ फोर्स भी आपके पास क्या आ जाएगी, आर क्रॉस एफ होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। और अब हमारे पास ये जो एन है ये क्या होता है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स है, और इसको हम डिफाइन करते हैं द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये हमारे पास क्या होता है, टॉर्क कहलाता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास फोर्स जो है वो किसके बराबर है, पी डॉट के बराबर है। अब हम क्या करेंगे कि जो इन हम ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो हम इसको फिर किस तरह से लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आर क्रॉस पी डॉट, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इनको देख लेते हैं कि ये इसके बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। हमने क्या करना है, बेसिकली इस थ्योरम को प्रूव करना है, ठीक है, कि ये चीज़ हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास इसके बराबर आती है कि नहीं आती, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ। तो फिर हम इसको फिर किस तरह से लिख सकते हैं, आर क्रॉस, ये पी डॉट है, ठीक है। तो फिर इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एम इंटू डी वी बाई डी टी। ये जो मोमेंटम है इसको हम फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या किसके बराबर आएगा, आर क्रॉस एम डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी हम जानते हैं ए के बराबर होता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एम इंटू ए, ठीक हो गया। तो ये हम एम ए, हम ये भी जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो है एफ इज़ इक्वल टू एम ए होता है। तो फिर ये आर क्रॉस आपके पास क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा।
तो ये आपके पास रिज़ल्ट जो है वो क्या हो गया है, फिर प्रूफ हो गया कि ये दोनों क्या होते हैं, आर क्रॉस एफ इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी डॉट। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। अच्छा जी, कि हमारे पास जो इक्वेशन है आर क्रॉस एफ, इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो फिर क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस एफ। तो इसको फिर हम किस तरह से लिख सकते हैं, आर क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू एफ की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी डॉट। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ हो गया हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इसको फिर हम किस तरह से लिख सकते हैं, डी आर बाय डी टी इंटू एम इंटू वी। नहीं, ये इस तरह से होगा जी, हमारे पास आर क्रॉस एफ, इसका हम क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, डी बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आर क्रॉस, इसको फिर हम और भी किस तरह से लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एम वी। अब एम वी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है जी, मोमेंटम। ठीक है, ये हमने फोर्स की जगह इसको यहाँ पे पुट किया है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, डी बाय डी टी ऑफ आर क्रॉस एम वी। ठीक हो गया। अब फिर इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ आर प्लस एम वी, इसमें चेन रूल अप्लाई करें। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आएगा जी, आर क्रॉस एम इंटू डी वी बाय डी टी। ठीक है, इसके ऑर्डर को ख़राब किए बगैर, इसके ऑर्डर को डिस्टर्ब किए बगैर हम क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका क्या बनेगा, डी बाय डी आर ओवर डी टी आपके पास किसके बराबर होता है, वी क्रॉस एम इंटू वी प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, आर इंटू एम डी वी बाय डी टी। अच्छा जी, और ये m आपके पास कांस्टेंट है, v क्रॉस v आ जाएगा, और ये आपके पास क्या होगा जी, r इंटू क्या हो जाएगा, m डी वी बाय डी टी हो जाएगा। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि दो वेक्टर्स का आपस में जो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे ज़ीरो प्लस आर इंटू एम इंटू डी वी बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जी डी बाय डी टी ऑफ आर क्रॉस एम वी किसके बराबर आएगा, आर क्रॉस एम इंटू डी वी बाय डी टी। ठीक है, ये इसके बराबर हमारे पास आ जाएगा, इसको हम फिर इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो आर क्रॉस एफ है, ये हमने डिफाइन किया हुआ है, ये टॉर्क है। ठीक हो गया, और इसको हमने डिनोट किया था किससे, एन के साथ। तो फिर इसको हम किस तरह से आर क्रॉस एफ को लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास किसके बराबर आया था, डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस एम वी के बराबर आया था, और एम वी हमारे पास पी है, तो ये डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी आ गया। और ये जो आर क्रॉस पी है, ये हमने पहले भी बताया था कि ये हमारे पास क्या है,
एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, d/dt ऑफ L, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास L डॉट, ठीक है। तो इसको हम फिर L डॉट लिखेंगे क्यों, एंगुलर मोमेंटम के बराबर आएगा। तो फिर यहाँ पे हम के देखेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, इज कॉल्ड टॉर्क। तो मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, टॉर्क आ जाएगा, ठीक हो गया। तो मतलब जैसे फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ आपके पास मोमेंटम है, तो उस तरह से यहाँ पर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो आपके पास क्या है, टार्क है, ठीक है। इसको फिर हम किस तरह से लिख सकेंगे, एल डॉट, ठीक हो गया। अब हमारे पास अगर सिस्टम क्या हो, आइसोलेटेड हो, तो हमारे पास क्या होगा, टॉर्क ज़ीरो होगा, मतलब फोर्स जो उसमें वहाँ पर ज़ीरो थी यहाँ पर टॉर्क ज़ीरो होगा। तो फिर हमारे पास एल डॉट जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो होगा। और आफ्टर इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, एल इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, जो हमें क्या शो कर रहा है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये आपको क्या दे रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दे रही है आपको, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे फिर आपके पास क्या आ जाएगा, जब आपके पास क्या हो, टॉर्क ज़ीरो हो, उस वक्त आपके पास जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा जी, व्हेन n इज़ इक्वल टू ज़ीरो आपके पास क्या आ जाएगा, n इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो फिर या तो जब आपके पास यहाँ पे n इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, और n इज़ इक्वल टू आपके पास किसके बराबर होता है, आर क्रॉस एफ के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे इफ़ फोर्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या पोजीशन वेक्टर जो है वो आपके पास ज़ीरो आ जाए, if the force is passing through the axis of rotation, if the force is passing through the axis of rotation, then the force is called central force। उस वक्त उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, सेंट्रल फोर्स का नाम देंगे, अगर आपके पास फोर्स जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, आज की वीडियो इधर तक ही, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।